हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉल ऑन फायर। आज मैं आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जो नेचर द्वारा बनाया गया है, जो हम लोग के काम आता है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ग्लास, आयरन, ऑयल, यूरेनियम। ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग के डेली काम आते हैं। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जो हम लोग के उपयोग में हैं। संसाधन कैसे होते हैं? जो हम लोग की डेली लाइफ में काम आते हैं, वह तभी वो संसाधन पर बात है। मान लीजिए इस पेन को इसी तरह रख दिया गया, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो ये कोई संसाधन नहीं कहलाएगा। अगर हम इससे हम लिख सकते हैं तब ये संसाधन है। तो वही बोला गया है कि ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको। तो नेचुरल रिसोर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स आता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो कि दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे ग्लास, मतलब एक बार शीशा फूट जाता है तो फिर वो दोबारा बन नहीं सकता वापस। उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे तेल है, एक बार यूज़ हो जाता है तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इस वजह से इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको दोबारा से बनाया जा सके, मतलब सौर ऊर्जा। जैसे सनलाइट जो आती है वो लगातार आती रहती है, अगर आप उसको कितना भी यूज़ कर ले वो खत्म नहीं होगी, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स में कहलाता है। चलिए आगे आते हैं, इसमें बढ़ते हैं। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसको बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बायोटिक रिसोर्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा पाए जाते हैं। जैसे कि जो चीज़ हम लोग फॉरेस्ट और एनिमल द्वारा पाए गए हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल जब डीके होता है तो उसके द्वारा, मतलब जब जमीन के अंदर ये कई सालों तक दबा रहता है तो उसके द्वारा ये कोल, पेट्रोलियम और डीजल ये बनता है। ये ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक के यहाँ पाया जाता है, हर जगह ये नहीं मिलता है। फिर आता है एबायोटिक कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, लैंड, एयर, हैवी मेटल्स। ये सब चीज़ें क्या है? जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब जो है नॉन लिविंग मटेरियल से बने हुए हैं। इस वजह से इसको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कैसे कम हम लोग के डेली लाइफ में कम होता जा रहा है? जैसे अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ओवर यूज़ करेंगे, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे ऑयल है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका, तो वो जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो उससे उसका डिप्लीशन होगा। फिर है दूसरा है कि मतलब कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा वो रिसोर्स पाया जाता है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कम पाया जाता है। कहीं तेल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कम पाया जाता है। तो वही बोले नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा नीड बढ़ेगा तो रिसोर्स का, तो अगर उस वक्त क्या होगा, ये इसकी धीरे धीरे कमी होने लगेगी। ज़्यादा यूज़ होगा उसका तो धीरे धीरे कमी होने लगेगी। और इंडस्ट्रीज़ में या टेक्नोलॉजीज़ में जो यूज़ होते हैं, जैसे पानी का यूज़ होता है उसमें, फिर उसको वापस से उसको उसमें पानी में बहा दिया जाता है, तो क्या होता है उसमें हम लोग का वाटर जो है पॉल्यूट होता है, तो उसमें उससे हम लोग का वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। फिर आए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्या है? जब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन जब इसका इस्तेमाल करा था नेचुरल रिसोर्स का, धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा, तो उसको जब समझ में आया कि नहीं ये कम होने लगेगा, उसकी कमी होने लगेगी, तो उसको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, बात उठाना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या लेता है, फिर ये लेता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके सहारे अब आगे का काम चलेगा। जैसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आगे चल के, मतलब इसका मतलब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि हाइड्रोलिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी। ये सब चीज़ें जो है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। मतलब हम इसका इस्तेमाल करेंगे फिर भी इनको कभी कभी कमी नहीं हो सकती, तो इसका यूज़ करना चाहिए। फिर अगला है इम्बैलेंस इन नेचर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कमी होगी, तो क्या उसमें हम लोग को दिक्कत आ सकती है? जैसे वाटर, अगर इसका डिप्लेशन होता है तो पौधे या जीव जंतु सबको पानी की जरूरत होती है। पौधा जो है बिना पानी के रह नहीं सकता है, मर जाएगा। अगर वो मरेगा तो फिर जीव जंतु मरेंगे, क्योंकि वो पौधा नहीं खा पाएंगे, या हम लोग जो है अगर कुछ भी नहीं खा पाएंगे तो फिर हम लोग भी मरेंगे। एनिमल को पानी पीने की जरूरत है, हम लोग को पानी पीने की जरूरत है, तो पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है डेली लाइफ में। फिर आई फॉसिल फ्यूल की वाली। फॉसिल फ्यूल जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बर्न करेंगे, जैसे कोल, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बर्न करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा जिससे हम लोग का वातावरण जो है प्रदूषित होगा। फिर आई बारी फॉरेस्ट की। अगर फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होगा तो धीरे धीरे प्लांट हम लोग के यहाँ से आपस वातावरण से खत्म होते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। इससे फॉरेस्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग की डेली लाइफ में। अच्छा, फॉरेस्ट कटेगा तो उससे सॉइल इरोजन बढ़ेगा, मिट्टी वहाँ की खिसकने लगेगी, टॉप लेयर ऑफ सॉइल एकदम पूरी तरह से हट जाएगा। फिर आई बारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसको कहते हैं सतत विकास। अगर इसका विकास, इसमें क्या है, इस विकास के अंदर ये आता है कि जो अभी हम लोग को जितना यूज़ करना है यूज़ कर लो, फिर हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में ना सोच के बस अभी जितना हम लोग को यूज़ करना है कर ले। मतलब अगर हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग को जितना मन है उतना यूज़ करते रहो करते रहो, कौन पूछने आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं जल प्रबंधन समिति। ठीक है, इसमें है कि हम लोग पहले से प्लान करें या डेवलपिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग करें कि मतलब कैसे हम लोग को वाटर को मतलब कैसे मैनेज करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग की पृथ्वी पे 3% फ्रेश वाटर है, 2/3 हिस्सा उसमें ऐसा पानी है जो कि बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ है, 1% ग्लेशियर वाला पानी है। अगर हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, धीरे धीरे पानी जो है खत्म होता जाएगा, हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है कि मतलब जैसे ये एक जगह का क्रॉप है, यहाँ पे अब ये यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो चुका है, खत्म हो चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब यहाँ जो एरिया को साफ करने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, इस एरिया में जितने भी बचे हुए चीज़ें उसको जला देते हैं। तो अब ये क्या होता है कि ये पूरी तरह से लैंड जो है खराब हो जाता है। तो फिर वो वहाँ ना करके फिर अगले जगह पे वो लोग क्रॉप ग्रो करने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं।
तो जलाने से क्या होता है कि वो पॉल्यूशन बढ़ता है, बहुत कुछ नुकसान होता है और फर्टिलिटी भी डिस्ट्रॉय होती है, तो नहीं जलाना चाहिए। फिर इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या क्या उससे प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। सॉइल इरोजन बढ़ जाता है और वाटर शेड जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उससे जो है लैंड की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा फार्मिंग जिसमें मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ हो, जैसे कि ये फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज़ करें सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, जिससे मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में बोन मिल्स, ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, या फिर वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग, ये सब चीज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। इससे कोई भी सॉइल को नुकसान नहीं होगा। अगर हम लोग केमिकल्स डालेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो केमिकल्स न डाल के ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिससे हम लोग का सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी मेंटेन रखे, आगे चल के भी उसका काम आए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में भी कई सारे ऐसे हैं जो कीटनाशक भी होते हैं। धीरे धीरे उपयोग, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे सब कुछ बनता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसके बारे में आपको हम बताएं कि जो ऐसा चीज़ जिसको वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि ग्लास, अगर ग्लास एक बार टूट जाए तो उसको वापस रिन्यू नहीं कर सकते। आयरन, लोहा जो होता है, ऑयल, यूरेनियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या एक बार यूज़ हो गया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कर सकते लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है इसको बनने में। बस ये कहने का मतलब है कि लंबा समय लगेगा इसको बनने में, इस वजह से इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो कि दोबारा से रिन्यू किया जा सके। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन, जैसे फॉरेस्ट, ये सब क्या है दोबारा से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से इसको जो है हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं कि जिसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकें। फिर आता है एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि ऐसा रिसोर्स जो कि एनर्जी जनरेट करने में मदद करे। जैसे कि आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसी क्लासिफिकेशंस में है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज़, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, जितने लंबे समय तक रहे या कॉमर्शियल एप्लीकेशंस पे जो यूज़ हो, या उसके ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुए, जैसे फॉसिल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर, विंड, बायोमास, ये सब चीज़ें क्या है, इसको आप फोटो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, सब आपके काम आएगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का रीयूज़ या रिसाइकिल कर सकते हैं तो उसको हम बचा सकते हैं। तो कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाएं, कंजर्व करना मतलब क्या था, कैसे उसको बचाएं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है रिड्यूस एंड रीयूज़ रिसाइकिल, मतलब कि किसी ऐसे चीज़ को इस्तेमाल करिए जिसको हम लोग दोबारा रीयूज़ कर सके, रिसाइकिल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले सबको एजुकेट करना होगा उसके लिए कि मतलब इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, पानी कंजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चूज़ करें, या शॉपिंग करते वक्त प्लास्टिक बैग का ना इस्तेमाल करके शॉपिंग बैग का मतलब पेपर बैग या ऐसे इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बैग ना इस्तेमाल करें। ठीक है, और ऐसा ही चीज़ इस्तेमाल करें जो लंबे समय तक रहे। ठीक है, और फिर लाइट बल्ब का कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी डे लाइफ में ज़्यादा रहें। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें जो कि हम लोग के पानी के लिए नुकसानदेह होता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है तो वो पानी में जब डाला जाता है तो उससे पानी को नुकसान होता है। फिर गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सब क्या आ जाता है इसमें, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी वही चीज़ें है, इसमें भी। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, फिर अब आगे सिर्फ यही दिया हुआ है कि विंड एनर्जी में क्या होता है, और फिर सोलर एनर्जी में क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें छोटे पर हम लोग पढ़े हैं। हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें अब मैं पार्ट 2 में डाल दूँगी। फिलहाल आप ये देखिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज़।